Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी शिक्षण का ये जो टेस्ट है ये कुछ विशेष है आपके लिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं शिक्षण विधियों के, हिंदी व्याकरण के। यकीन मानिए कि 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर देते हो तो रीट में आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा स्कोर रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है साथियों। लेवल 1, लेवल 2, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। सेकंड ग्रेड की भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो या फिर अन्य शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है साथियों। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मेरे बारे में लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते थे, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्य काल का, सामान्य वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का, पूर्ण भूतकाल का। तो साथियों, सोचते थे मतलब पहले की बात होगी, पहले मतलब भूतकाल की। तो यहाँ भूतकाल वाला मुझे एक विकल्प दिख रहा है, पूर्ण भूतकाल। बाकी यहाँ पर ये वर्तमान काल है नहीं, क्योंकि सोचते थे पहले की बात है। सोचेंगे अगर ऐसा होता तो फिर भविष्य आ जाता, ये वर्तमान में है ही नहीं। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। पूरे 50 प्रश्न देखना है आपको। 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको शिक्षण विधियों के मिलेंगे, हिंदी की शिक्षण विधियों के। बाकी देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नित्य बहुवचन शब्द है आप, मेरे, कपड़ा और सड़क। तो साथियों, सड़क का सड़कें भी हो जाता है, तो फिर सड़क तो एक वचन है। कपड़ा का कपड़े हो जाता है, तो मतलब कपड़ा एक वचन है। मेरे और आप, इनमें से आपको बहुवचन शब्द बताना है। तो मेरे, मैं, मुझे, मुझसे, मेरे, ये तो एक वचन शब्द है साथियों। यहाँ पर आप जो शब्द है ये बहुवचन है, जो हमेशा नित्य बहुवचन में आता है। तो मित्रों, विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? धन मिला किंतु धर्म चला गया, उसने कहा कि देर मत करो, राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, और यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर बताना है कि कौन सा संयुक्त वाक्य है। साथियों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में राइट आंसर बताइए। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में, उसने कहा कि देर मत करो, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। लेकिन धन मिला किंतु धर्म चला गया, यहाँ पर साथियों ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। आंखें फेर लेना का अर्थ है दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना और नाराज हो जाना। तो साथियों, आंखें फेर लेना किसी और को चाहना नहीं होता है। आंखें फेर लेना दूसरी तरफ देखना भी नहीं होता है, बल्कि होता है उदासीन हो जाना। जैसे एक कोई व्यक्ति है आपकी जान पहचान का, आपको देखकर उसने आंखें फेर ली, मतलब उसने आपके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उदासीन हो गया वो आपसे। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो मित्रों देखिए, रेखांकित वाक्य आरंभ से ही रेखांकित हो, तो इसका अंतिम शब्द क्या है? रावण, जो कि एक संज्ञा शब्द है। अतः आप इस प्रकार पहचान करके यहाँ पे सही आंसर दे सकते थे कि ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 5 में। मित्रों, प्रश्न नंबर 6 आपके है। देखिए प्रश्न नंबर 6 को, निम्न में से किस शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है? हारा, पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मतहारा। तो साथियों देखिए, लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा बनता है, किस्मत प्लस हारा किस्मतहारा, पालनहारा पालन प्लस हारा, लेकिन पनिहारा नहीं होता है, पनिहारी होती है साथियों। तो यहाँ पर ये हारा जो है ये गलत है साथियों, इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7।
बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, चक्रधर, यथा संभव, शूलपाणी। तो मित्रों यथा संभव में तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव। शूल है जिसके पाणी में मतलब हाथों में, तो वो है भगवान विष्णु। चक्र को धारण करने वाला ये भी विष्णु, तो अर्थात इन दोनों में ही बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है साथियों। तो दूसरा भी विकल्प सही है और चौथा विकल्प भी सही है प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। टाइम ज़्यादा लूंगा नहीं, मैक्सिमम 25 से 30 मिनट का टाइम लूंगा साथियों। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। वाक्य है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कोई नहीं। तो साथियों अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 8 में कौन सा वाच्य का ये उदाहरण है मित्रों। तो मित्रों अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, यह कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें क्रिया किस पर आधारित है? अध्यापक पर आधारित है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे देखते हैं। 9 पे आपके आता है पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, और तिनके की ओट के पहाड़। तो साथियों देखिए प्रश्न संख्या 9 में पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, इस भाव की अभिव्यक्ति देखिए, दाल में काला होना तो पक्षपात पूर्ण रहेगा नहीं, चिराग तले अंधेरा भी नहीं रहेगा, बल्कि रहेगा अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। मतलब जहां पर लोग पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते हैं इस लोकोक्ति का प्रयोग वहां पर किया जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इस वाक्य में कौन सा समास है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो साथियों सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मतलब वो एक निश्चित है, तो फिर ये पुरुषवाचक न होकर के ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो मित्रों देखिए ये जो वह शब्द है वह मेरा है, मतलब ये चीज निश्चित हो रही है, तो साथियों ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ समास नहीं है, सॉरी सर्वनाम लिखा था, यहाँ मिसटाइपिंग है। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है और गुण संधि है। तो विपद जाल का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? विपद प्लस जाल, मतलब यहाँ पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखा यहाँ पर जय हो जाएगा, वो भी आधा। विकल्प नंबर 1 सही है 11वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12वां। तय शब्द है, तय शब्द आपको बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो साथियों तय शब्द इनमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 12 में राइट आंसर बताइएगा। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो ये तय शब्द है ये एक विदेशी भाषा का शब्द है। चौथा विकल्प सही है। लैंग्वेज जिनके सेकंड हिंदी है उनके यहाँ पर तत्सम तद्भव वाला टॉपिक भी है, इसलिए कुछ क्वेश्चन मैंने उसके भी ऐड किए हैं, कुछ मतलब 1-2 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 है साथियों आपके, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। काली, पतलून, मदन और खेलने। तो साथियों खेलना तो यहाँ क्रिया है, पतलून इसका यहाँ पर देखिएगा मदन क्या है, यहाँ पर मदन करता है, और जो काली शब्द है ये है साथियों विशेषण, और जो पतलून है ये है साथियों विशेष्य। भाई पतलून की विशेषता बताई जा रही है तो फिर विशेष्य क्या है? पतलून है, और विशेषण क्या है साथियों? काली है। ये आपको याद रखना है। आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 में जो विशेषण शब्द है ये काली शब्द है, बाकी पतलून की विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेष्य रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी, बुरी संगति। तो कुसंग, कुसंग संगीत के साथी होंगे नहीं, कक्षा के साथी सिर्फ कुसंग वाले ही नहीं रहेंगे साथियों, ये है बुरी संगति वाले जो लोग हैं वो कुसंग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। मनोकामना शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिएगा मनोकामना शब्द मन है प्लस कामना, इस प्रकार की इसमें संधि विच्छेद होता है।
अब देखिए इसका आप संधि विच्छेद करो, ये तो संधि युक्त है, सॉरी, इसका अगर आप संधि विच्छेद करो तो संधि विच्छेद भी क्या होगा, मन है प्लस कामना बराबर शब्द क्या बनेगा, मन है कामना। मतलब ये जो ओ की आवाज आ रही है ये क्या है, फिर गलत है। तो साथियों इनमें से कोई सी भी संधि मनोकामना में नहीं है, क्योंकि ये एक अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपके मन है कामना होती है। 101% आपके यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प ही सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। वह लड़की अब बोल सकती है वाक्य में पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो यहाँ भी स्टार्टिंग से रेखांकित वाक्य और बोलना क्या है, एक क्रिया है। तो साथियों ये क्रिया पदबंध के अंतर्गत आ जाएगी। प्रश्न 16 में तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। बेमेल का चयन कीजिए, गंगा प्लस ए गंगेय, मामा प्लस एरा ममेरा, मधुर प्लस ये माधुर्य और लूटना प्लस एरा लुटेरा। तो साथियों यहाँ पर देखिए बेमेल का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे साथियों अलग अलग तरीके से आप इसमें चयन कर सकते हो। जैसे मधुर प्लस ये माधुर्य, लूटना प्लस एरा लुटेरा ही होता है, लेकिन ये जो लुटेरा शब्द लिखा है ये अशुद्ध लिखा है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था। फिर इसके अलावा जो गंगे शब्द है, गंगा प्लस है वो गांगे होता है, क्या होता है, वो गांगे होता है, गंगे नहीं होता है। तो फिर ये भी गलत हो गया। मतलब यहाँ चौथा विकल्प भी सही है, प्रथम विकल्प भी सही है, बाकी आप किसी भी विकल्प को सही मान सकते थे, क्योंकि बेमेल एक यूनि पूछे कि किस आधार पे आपको बेमेल छांटना है। तो पहला विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, बेइज्जत, कमसिन, नालायक और भरपेट। तो साथियों विदेशी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, नालायक में ना उपसर्ग जो है वो विदेशी है, कमसिन में विदेशी उपसर्ग है, बेइज्जत में विदेशी उपसर्ग है, लेकिन भरपेट ये संस्कृत का उपसर्ग है। साथियों भरपेट यहाँ पे आपका विदेशी उपसर्ग नहीं है। हालांकि ये संस्कृत या हिंदी, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि ये संस्कृत का है ये हिंदी का है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं भर जो यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। निम्न में से सामान्य वर्तमान में क्रिया किस वाक्य में हुई है, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, दादाजी बाजार जाते हैं, नीचे बैठ जाइए, हम हिंदी का टेस्ट देते हैं। तो साथियों सामान्य वर्तमान काल में देखिए नीचे बैठ जाइए ये तो आज्ञावाचक हो गई, पिताजी पत्र लिख रहे हैं मतलब अब भी लिख रहे हैं, तो फिर ये अपूर्ण वाचक हो गए, अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया होगी। दादाजी बाजार जाते हैं और हम हिंदी का टेस्ट देते हैं, ये दोनों ही उदाहरण सामान्य वर्तमान क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे मित्रों। दूसरा और चौथा दोनों ही विकल्प सही है प्रश्न 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। मैंने तुमको परीक्षा भवन में देखा था वाक्य है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो साथियों मैंने तुमको परीक्षा भवन में देखा था मतलब पहले देखा था, देख लिया, देखा था ये शब्द आने के कारण यहाँ पर पूर्ण भूतकाल वाला विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न 20 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में नहीं रहता, वर्षा, हालात, आप और नेत्र। तो साथियों हालात कैसे हैं, कैसे है मतलब इज्जत दी जा रही है तो बहुवचन। आप कैसे हो, अपन ये तो नहीं कहते आप कैसा हो, नहीं आप कैसे हो। नेत्र कैसे हैं कि नेत्र कैसा है, तो ये तीनों ही बहुवचन में रहने वाले शब्द है। लेकिन वर्षा हो रही है, वर्षाएं हो रही है, क्या हम ऐसा कहते हैं, नहीं कहते साथियों। तो इसलिए आपका ये जो प्रथम विकल्प है ये सदैव बहुवचन में नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर आपके 22 है, किसमें लिंग का निर्धारण नहीं होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। लिंग का निर्धारण किसमें नहीं होगा साथियों, देखिएगा सर्वनाम में लिंग का निर्धारण नहीं होता है। जैसे एक शब्द है वह कौन, लड़का या लड़की, हो रहा है क्या लिंग का निर्धारण, पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तुम कौन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो साथियों सर्वनाम में लिंग का निर्धारण नहीं होता है, दूसरा विकल्प सही है 22वें में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। मीनाक्षी शब्द में समास है,
अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और क्रमधारय। मीनाक्षी का मतलब क्या होता है? मीन के समान आंखें। तो साथियों ये क्रमधारय समास का उदाहरण है। ज़्यादा डीपली जाते हैं तो इसमें बहुव्रीहि समास भी हो सकता है ज़्यादा डीपली जानने पर। लेकिन साथियों आप क्रमधारय करिएगा, बिल्कुल 100% आपका आंसर सही माना जाएगा। प्रश्न 23 में चौथा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। तो देखिएगा 24वें क्वेश्चन को। राम के संग सीता भी वनवास गई थी वाक्य में अव्यय है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो साथियों प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर बताइए। इसके लिए मैं थोड़ा आपको समय देता हूं। तो मित्रों देखिए, राम के संग सीता भी वनवास गई थी के संग मतलब यहां पर संबंध बताया जा रहा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय में आ जाएगा। तीसरा विकल्प सही है 24 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। कर्तव्य, भारतीय, गरिमा और चिकनाई। तो साथियों यहां पर देखिए कर्तव्य, गरिमा, चिकनाई तीनों ही संज्ञा शब्द है, लेकिन ये जो भारतीय शब्द है ये एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है ये? विशेषण। तो आपका विकल्प नंबर 2 सही है 25 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। मापन का क्षेत्र नहीं है बुद्धि, उपलब्धि, विकास और रुचि। तो मापन में बुद्धि भी आ जाती है, उपलब्धि भी आ जाती है, रुचि भी आ जाती है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता साथियों। विकल्प नंबर तीसरा सही रहेगा 26 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। सही विलोम युग्म नहीं है। प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति, पदोन्नत का पदावनत, बहिरंग का अतरंग। तो साथियों प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति विलोम नहीं होता है साथियों, क्योंकि देखिए प्रवृत्ति का निवृत्ति ही है, पदोन्नत का पदावनत ही है, बहिरंग का अतरंग ही है, लेकिन प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न 27 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। इसमें भी आपको वही देखना है कि कौन सा जो विलोम है वो अशुद्ध है। हिस्व का लघु, हे का ग्राह्य, शूद्र का विराट और ज्ञेय का अज्ञेय। तो साथियों 28वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। कौन सा जो विकल्प है उसमें ये बता रखा है कि ये अशुद्ध विलोम है मित्रों। तो साथियों देखिएगा शूद्र का विराट ही होता है, ज्ञेय का ज्ञेय ही होता है, हे का ग्राह्य होता है, लेकिन हिस्व का दीर्घ होता है, न कि लघु। दोनों छीटे यहाँ पे छोटी चीजें आ गई है, तो इसलिए प्रथम विकल्प सही है 28 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पर आते हैं मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 29 है, तू डाल डाल में पात पात। इसका अर्थ है एक से एक बढ़कर चालाक होना, पेड़ों पर चढ़कर खेलना, अपनी कला का प्रदर्शन करना और चोरी के बाद पकड़ाई में न आना। तो साथियों तू डाल डाल में पात पात अर्थात एक से एक बढ़कर चालाक होना, कि सामने वाला जितनी चालाकी बताएगा हम उससे भी ज्यादा चालाकी बताएंगे, इसलिए ये कहा जाता है तू डाल डाल में पात पात। चलिए प्रश्न नंबर 30। चांदी का जूता क्या अर्थ है? रिश्वत का धन, बहुमूल्य वस्तु, वैभव, प्रदर्शन और चालाकों का प्रदर्शन। तो साथियों चांदी के जूते का मतलब होता है रिश्वत का धन। कोई कहता है ना चांदी का जूता फेंक के मार उसे, इसका मतलब क्या है? उसको रिश्वत दीजिए। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 30 में। अब प्रश्न नंबर 31 पर आते हैं साथियों। टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सैनिक विधि में भाषा के किस पक्ष को महत्व दिया जाता है? भाषा विज्ञान पर, भाषा कौशलों के अभ्यास पर, भाषा के सैद्धांतिक पक्ष पर और भाषा के साहित्यिक पक्ष पर। तो मित्रों जो सैनिक विधि है इसमें भाषा के किस पक्ष को हम महत्व देंगे? देखिएगा प्रश्न नंबर 31 में राइट आंसर बताइए। तो साथियों जो सैनिक विधि है इसमें भाषा के कौशलों के अभ्यास पक्ष पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 31 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32। उत्प्रेरणात्मक उपक्रम है प्रस्तावना, शामपट्ट, पुनर्बलन और खोजपूर्ण। तो साथियों उत्प्रेरणात्मक उपक्रम प्रस्तावना प्रश्नों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? प्रस्तावना प्रश्नों को। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 32वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। रसास्वादन विधि में निम्न में से किस पर बल नहीं दिया जाता? अर्थबोध पर, भावानुभव पर, भाव सौंदर्य पर और कला सौंदर्य पर। तो साथियों रसास्वादन विधि में भावानुभव, कला सौंदर्य, भाव सौंदर्य इन सभी पर बल दिया जाता है, लेकिन अर्थबोध पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि अर्थबोध पर बल
पद्य शिक्षण में न दिया जाकर गद्य शिक्षण में दिया जाता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है। 33वें क्वेश्चन में एक और छोटा सा निवेदन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए साथियों। अगर किसी प्रश्न पर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं साथियों, क्योंकि गलत होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें हम सुधार जरूर करेंगे। लेकिन साथियों वैसे मैं पूरी ये रखता हूँ जानकारी कि भाई क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो, आपको गलत नहीं बताया जाए किसी भी कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। प्यास जगाओ योजना से अभिप्राय है प्यासे को पानी पिलाकर जीवित करना, सोते हुए को जगाना और सुलेख लेखन की आदत का निर्माण और उपयुक्त सभी। तो साथियों जो प्यास जगाओ योजना है इसका संबंध सिर्फ सुलेख लेखन की आदत के निर्माण से है, इसलिए विकल्प नंबर 3 का चयन इसमें सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 35 है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना और पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। तो साथियों दृश्य श्रव्य साधनों का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों की जो इंद्रियां हैं उनको क्रियाशील की जाए, इसलिए श्रव्य दृश्य साधनों का मुख्य रूप से शैक्षिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न 35 में। और एक समय में अगर एक से अधिक श्रव्य साधनों दृश्य साधनों का प्रयोग होता है तो वहां पर जो बालक का जो सीखना है वो और अधिक अच्छा माना जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 36। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न मुख्यतया किस उद्देश्य की जांच करता है? ज्ञान, कौशल, अवबोध और अभिरुचि। तो मित्रों रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न, तो साथियों यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 36 में ये सही है, क्योंकि जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं प्रत्यय स्मरण जिनको कहते हैं, एक होता है प्रत्याभिज्ञान, तो प्रत्यय स्मरण और प्रत्याभिज्ञान दोनों ज्ञान के अंतर्गत ही आएंगे साथियों। प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, प्रश्न नंबर 37 को साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की और पिंटर की। तो साथियों साइलेंट रीडिंग ब्रायन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रायन के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 37 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा होता है, मौखिक परीक्षा द्वारा होता है, लिखित परीक्षा द्वारा होता है और साक्षात्कार द्वारा होता है। तो क्रियात्मक पक्ष का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो व्यक्ति को प्रायोगिक परीक्षा ले आप व्यक्ति की कि भाई इसने इस चीज को कितना सीखा है, क्योंकि तभी क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होगा। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 38 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। मूल्यांकन प्रक्रिया में नीलपत्र को माना जाता है उपलब्धि परीक्षण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों नीलपत्र को तो उपलब्धि परीक्षण की आवश्यकता या आधारशिला मानी जाती है, ब्लूप्रिंट जिसको हम कहते हैं। पहला ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 39 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है दृश्य विधान विधि, अभिनय विधि, कहानी विधि और अनुवाद विधि। तो साथियों उद्बोधन विधि के अंतर्गत कौन सी विधियां नहीं आती है? तो देखिए दृश्य विधान, अभिनय, कहानी ये तो आती है, लेकिन साथियों जो अनुवाद विधि है ये उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 40 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 पे आएंगे। तो मित्रों प्रश्न नंबर आपके 41 है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। ज्यादा विश्वसनीय परीक्षण कौन से होते हैं? जो परीक्षण शिक्षक के द्वारा निर्मित किए जाते हैं या कक्षा अध्यापक के द्वारा जो परीक्षण निर्मित किए जाते हैं, अथवा आत्मनिष्ठ परीक्षण होते हैं या प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं। तो साथियों अधिक विश्वसनीय परीक्षण प्राय प्रमापीकृत परीक्षणों को माना जाता है। किनको माना जाता है? प्रमापीकृत परीक्षणों को, मतलब जो पेपर गवर्नमेंट बनाती है उनको। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 41 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। बालोद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, मोंटेसरी और एलन। तो साथियों देखिएगा बालोद्यान किंडरगार्टन जिसको कहते हैं, इसके जो जन्मदाता है वो फ्रोबेल है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 42 में। फ्रोबेल ने ही बालोद्यान शिक्षण पद्धति का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 43। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है
विषय वस्तु को स्पष्ट एवं तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, विचारों के बीच संबंध स्थापित न कर पाना और व्याकरण का सही उपयोग। तो साथियों, लेखन कौशल से संबंधित कौन सी समस्या नहीं है इनमें से? तो देखिएगा प्रश्न संख्या 43 में राइट आंसर। तो साथियों देखिए, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना ये तो लेखन कौशल में आ जाएगा। व्याकरण का सही उपयोग करना ये भी लेखन कौशल में आप शामिल कर सकते हो। विषय वस्तु को स्पष्ट और तार्किक रूप से संगठित करना ये भी लेखन कौशल से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर देखिए, विचारों के बीच संबंध स्थापित न कर सकना या न कर पाना, तो साथियों ये तो फिर लेखन कौशल से संबंधित नहीं आएगा, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 43 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44। जब शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराता है, यह शिक्षण विधि कहलाती है। भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, आगमन विधि और खंडान्वय। तो देखिएगा, यहाँ पर शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण का ज्ञान बच्चों को करा रहा है, तो फिर मतलब पाठ के अंतर्गत ही व्याकरण पढ़ाई जा रही है। तो साथियों भाषा संसर्ग विधि में ऐसा कुछ होता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 44 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 पे आएंगे। मानव भाषा की विशेषता नहीं है कि ये सृजनात्मक है, ये विस्थापन है, ये मनमानापन है या साम्यता है। तो साथियों देखिए, सृजनात्मकता, विस्थापन, साम्यता ये चीजें मानव भाषा में हो सकती है, लेकिन मनमानापन नहीं चलता है। तो तीसरा विकल्प सही है साथियों, मानव भाषा की ये विशेषता नहीं रहे। तो साथियों मनमानापन आपका सही आंसर है प्रश्न 45 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश भाषा सीखने में सहायक नहीं है। समय और ऊर्जा की बचत है, हो सकता है। भाषा सीखने में सहायक है, हो सकता है। बच्चों का मनोरंजन करता है। तो साथियों प्रिंट और लिखित भाषिक परिवेश है, वो पहला विकल्प तो बिल्कुल गलत है, लेकिन भाषा सीखने में ये चीजें सहायक है साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 46 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। हाँ, और भी विकल्प उसके सही हो सकते थे। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन। तो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए साथियों मौन वाचन सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा अर्थग्राह्यता में त्वरितता आ जाती है मित्रों। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 47 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। इकाई उपागम के प्रवर्तक है मॉरिसन, हर्बर्ट, अरस्तु और ब्लूम। तो साथियों इकाई उपागम किसने दिया था? देखिए मित्रों, इकाई उपागम मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। H.C. मॉरिसन, हेनरी क्लेव मॉरिसन के द्वारा। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 48 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। 49 मतलब अंतिम और सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह सकते हो। विद्यालय में CCE इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मापन का अच्छा विकल्प है। यह परंपरागत मापन से इतर बालक की सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है। इससे बालक की विषयगत कमजोरी को आसानी से पहचान सकते हैं और यह स्वयं छात्रों द्वारा, छात्र थोड़ी साथियों CCE करेंगे, तो ये गलत है। मापन का अच्छा विकल्प है, ये भी गलत है। बल्कि यह परंपरागत जो मापन है उससे इतर बालक की सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है, इसलिए कुछ विशिष्ट है साथियों। ये आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 49 में। और आज का अंतिम और 50वां क्वेश्चन। लेकिन क्या आपने ये लाल बटन में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, क्या आपने इस पर क्लिक किया है? अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा साथियों। भाषा के मूल्यांकन में कौन सा परीक्षण नितांत आवश्यक है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वर्णनात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण और प्रायोगिक। तो साथियों भाषा के मूल्यांकन में बताइए कौन सा परीक्षण है वो बहुत ही जरूरी है। प्रश्न 50 का राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर भाषा का मूल्यांकन करना है तो फिर मौखिक परीक्षण सबसे आवश्यक माना जाता है। तीसरा ही विकल्प सही है साथियों प्रश्न 50 में। तो क्या ईमानदारी से वाकई में 40 प्लस या 40 कर पाए? अगर हाँ तो बहुत ही अच्छी शानदार तैयारी चल रही है साथियों। नहीं हुए तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दिन आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। और साथ में साथियों अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसमें अपेक्षित सुधार कर सके अगर वास्तव में गलती हो तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी लोगों को वीडियो को पूरा देखने के लिए।